Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. And for the very first time, we are live in the course on network analysis, or you can say basic electrical engineering. तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए भाई. मैं देख रहा हूं आप लोग ग्रुप पे काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो. चलो फटाफट आ जाओ. चलो 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 भाई, फटाफट सभी लोग आ जाइए. आज जो है ना यार, एकदम बेसिक मैं आपको कराने वाला हूं, नेटवर्क से जुड़ा हुआ एकदम बेसिक चीजें कवर करेंगे. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज रेडी. चलिए तो शुरू करते हैं इसी बात पे. तो इस कोर्स के अंदर यार अराउंड 70 to 75 आवर्स हमारे लगेंगे, जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको बता भी देता हूं इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है. जस्ट अ मोमेंट. देखो टोटल इसके अंदर हमारे 31 लेक्चर्स हैं. ठीक है, तो 29 मार्च तक ये चलेगा. और 31 लेक्चर का मतलब है इसमें मैंने 60 आवर्स का ड्यूरेशन में आपका लेके चल रहा हूं. यूजुअली जब मैं गेट के लिए नेटवर्क लेता हूं तो इट टेक्स मी अराउंड 70 to 75 आवर्स. तो आपका जितना यहां पे कवर होगा, तो द सिलेबस इज मच इजियर एज कंपेयर टू गेट. तो वील कंडक्ट इट इन अराउंड 60 आवर्स. तो 60 आवर्स के आसपास आपका लगेगा. 29 मार्च तक ये आपका नेटवर्क चलने वाला है. इसकी जो क्लासेस होंगी बेटा नेटवर्क की, आपकी 5 डेज अ वीक होगी. ठीक है, मंडे से फ्राइडे 11 AM टू 1 PM. ठीक है, 11 AM टू 1 PM. कभी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है. तो आपका पर वीक 10 आवर्स का कंटेंट आपको नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा. चलिए तो शुरू करते हैं भाई. बेसिक डेफिनेशन से करते हैं. पहले बात करते हैं चार्ज की. चार्ज क्या होता है? चार्ज बेटा किसी भी पार्टिकल का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है. इनहेरेंट माने इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग कूलाम्ब में मेजर करते हैं. अब ये चार्ज आता क्यों है? किसी भी पार्टिकल पे चार्ज आता क्यों है आपका? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो आप लोग यार इतना जरूर जानते होंगे एक एटम के बारे में कि एक एटम का बेसिक मॉडल क्या होता है, कि उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, राइट. और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, गोल गोल आपके घूमते रहते हैं. तो ये जो बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वहां से बहुत ज्यादातर इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाता है उस ऑर्बिट से, या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आपका अंदर आके बैठ जाता है. तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज किया, किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लॉस हो गया, तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पे बेटा आता है नेगेटिव चार्ज. क्या आता है? नेगेटिव चार्ज. अब यहां पे फंडा ये होता है, इफ n electrons are lost or gained, charge transferred Q इक्वल टू एन ई. तो क्या होता है? देखो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे ई हम लोग कहते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई कहते हैं. तो अगर एन इलेक्ट्रॉन आप दान करोगे तो आपके पास आएगा प्लस एन ई का चार्ज. अगर आप एन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आपके पास चार्ज आएगा माइनस एन ई का. तो चार्ज की जो वैल्यू होती है एन ई होती है, और ई का वैल्यू क्या है? ये. तो इससे पता है एक चीज बोली जाती है, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्या बोला जाता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब कि चार्ज कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता.
चार्ज जब भी वैल्यू लेगा तो ई के मल्टीपल में लेगा, यानी लेवल बने हुए हैं ना, ई, 2e, 3e, 4e, 5e, इस तरह के लेवल्स को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। अब देखिए यार, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है फ्री चार्ज, एक होता है बाउंड चार्ज। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, आप लोग भली भांति जानते होंगे बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, करेक्ट ना? इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है ना, तो इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता रहता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट? मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द एटम, it is being attracted by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मानते हो भाई? या कूलाम फोर्स कह दो, या फिर आप क्या कह दो, कूलाम फोर्स कह दो। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्बिक फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है, राइट ना? एक कूलम्बिक फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये जो कूलम्बिक फोर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, this keeps electron in an orbit bound to the nucleus। ये इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में बांधे रखता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो such a charge is called as बाउंड चार्ज। क्या कहलाता है ऐसा चार्ज बेटा? बाउंड चार्ज कहलाता है। ठीक है, बाउंड चार्ज समझ में आया कि ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने इसे जकड़ के रखा है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द कूलाम्स फोर्स और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं अगर हम क्या कहें, इफ इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइज्ड, आयोनाइज समझते हो? बाहर आ जाना, एटम से बाहर आ जाना, दैट इज, क्लास कब स्टार्ट हुई है? 11/5 पे। दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ एटम, देन it is no longer bound to nucleus and can freely flow through material। ये मटेरियल में आसानी से घूम फिर सकता है, इस पे न्यूक्लियस की कोई पकड़ नहीं होती है। Such a charge is called as फ्री चार्ज। ऐसे चार्ज को आप क्या बोलेंगे बेटा? फ्री चार्ज। तो एक्चुअली जो आपका मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करता है वो इन फ्री चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, क्योंकि बाउंड चार्ज आपका न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, उसे न्यूक्लियस जाने ही नहीं दे रहा। बट जब तक इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर फ्लो नहीं करेगा, तब तक आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई द करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली एंड ओनली बाय द फ्री चार्जेस। बेटा आनंद, जहां पे शॉर्ट नोट्स की जरूरत लगेगी वही मार्क कराऊंगा ना। अब ये इतनी बेसिक चीजें मार्क करा के भी कोई फायदा नहीं है, फिर शॉर्ट नोट शॉर्ट नहीं रह जाएंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे कि हर स्लाइड में कोई ना कोई कंटेंट ऐसा होगा जो शॉर्ट नोट्स में जाएगा,
फिर आपके शॉर्ट नोट्स ही लॉन्ग नोट्स बन जाएंगे, पॉइंट ही क्या रह गया बनाने का भी। ठीक है, चलिए। हाँ, कूलम्बिक फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बेसिकली कूलम्बिक फोर्स क्या है? कूलाम्स लॉ से आने वाला फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब दो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनके बीच का फोर्स। तो वो कूलम नहीं तो बताया था कितना होता है, तो उसी को कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये रहा ना, ये फोर्स मैंने दिखाया भी है। तो अट्रैक्शन में दिखा रहा हूं ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखिए क्या होता है यहां पे कि अगर हम बात करें किस तरीके से आपका करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी मटेरियल में। जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैंने सोडियम का क्रिस्टल लिया, ये क्या है? सोडियम क्रिस्टल। ठीक है, अब सोडियम का क्रिस्टल जब मैंने लिया मेरे बच्चों, तो हुआ क्या एक्चुअली, यहां पे सोडियम एटम्स lose an electron to attain stable electronic configuration। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तब होती है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को आजाद कर दिया। तो अब यहां पे होगा क्या मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आजाद हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे पड़े होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे बिखरे पड़े होंगे, और सोडियम का जो आयन है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का दान दिया है, तो वो बन गया है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहां पे ऐसा रिएक्शन हो रहा है। अब मेरे बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके आयंस हैं ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। तो यानी Na पॉजिटिव कैन नॉट मूव, ये नहीं हिलडुल सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, जब आप ऐसे किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जब आप ऐसे किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है ना, वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे। तो क्या होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आते हैं, और चार्ज मेरे बच्चों अगर नेगेटिव होता है तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर आपके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएंगे, चार्ज अगर नेगेटिव है तो अपोजिट आएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज पे देखिएगा, जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड। आपकी फील्ड देखिए राइट में आ रही है, फोर्स भी आपका आ रहा है राइट में। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज अपोजिट टू द फील्ड। फील्ड आपकी राइट में आ रही है, फोर्स आपका चार्ज पे लेफ्ट में लग रहा है। लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो हिलडुल नहीं सकता है, इसको तो हम क्रिस्टल में फिक्स कर दिए ना कि भाई तुमको कहीं नहीं जाना, तुम यहीं टिके रहो, तुम अपनी जगह छोड़ना मत। तो एक्चुअली फ्लो कौन करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका मटेरियल में फ्लो करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज is fixed at its position, so when electric field is applied, the negative charge move opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट मूव करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बेसिक मीनिंग समझते हो ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के आजू बाजू जो उसका इन्फ्लुएंस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोला करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? बेटा क्या होता है, किसी भी मटेरियल, जैसे मान लो आपने एक रॉड ले लिया, अगर रॉड के दोनों छोर के बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी तो उस बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। वही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हो ना किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कराने के लिए आपको एक सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली इंटरनली क्या होता है, जब आप बाहर से एक बैटरी लगाते हैं मेरे बच्चों, तो आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चार्ज को मजबूर कर रहे हैं मूव करने पे, और जब चार्ज मूव करेगा तभी हम कहेंगे कि करंट यहां पे फ्लो करता है। तो पूरा क्रोनोलॉजी समझिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने बैटरी लगाई, बैटरी ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? चार्ज पे फोर्स लगाया। चार्ज ने क्या किया? चार्ज ने मोशन किया। तो क्या एंड रिजल्ट निकला? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी कंडक्टर में करंट आता है। हर्ष भाई हैंड रेज किए थे, बोलो क्या बात करनी है? बोलो भाई हर्ष, आप हैंड रेज किए थे, क्या डिस्कशन करना है बताइए। चलो आवाज नहीं आ रही है हमको, मैं एंड कर रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई, फील आ गया एकदम कि करंट कैसे फ्लो करता है? जल्दी बताइए। बढ़िया तरीके से फील आ गया कि करंट का फ्लो कैसे होता है किसी मटेरियल में। अभी देखो, जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, चार्ज में एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज किसी भी प्रोसेस में जो पैदा होगा दैट इज ऑलवेज जीरो। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी प्रोसेस में ना तो चार्ज को नष्ट कर सकते हो, ना ही चार्ज को आप पैदा कर सकते हो। चार्ज जितना है उतना ही रहने वाला है, ठीक है। बट हाँ, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ पे रिमोट को रगड़ता हूं, तो मेरे हाथ और इस रिमोट के बीच में देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बेटा फिक्स्ड होता है ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप ये समझो पॉजिटिव चार्ज है क्या। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है अश्विनी, वो आयंस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो वो आयंस फिक्स है। क्या होता है, पहले ये जो आपके सोडियम के एटम्स है ना, ये सारे एटम मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, तो एटम फिक्स हो जाता है। अब एटम वहीं बैठा रहेगा और उसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो वो आयन कहलाया। लेकिन आयन है तो एटम ही ना, एटम से ही तो आयन बना है, तो वो एटम अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, बट उसका जो इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किया है वो आराम से घूम फिर सकता है। यानी पिताजी बैठे रहेंगे, बच्चा कितनी भी मस्ती कर सकता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फील करो, थोड़ा सा समझो बेटा। जब भी कभी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है ना, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बीच में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। टोटल चार्ज ना तो बढ़ सकता, ना ही टोटल चार्ज आपका घट सकता। जैसे एक एटम की बात करें, तो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपका नेट चार्ज आ जाता है जीरो। तो अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर गया। ऐसा समझ लो जैसे दो क्रिकेट टीम है, दोनों में 11-11 खिलाड़ी हैं, तो टक्कर हो रही है। अब अगर एक टीम का खिलाड़ी छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा? दूसरी टीम मजबूत। तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया तो प्रोटॉन वाली टीम मजबूत हो गई, चार्ज हो गया पॉजिटिव। और अगर इस टीम में एक खिलाड़ी बढ़ जाए, मान लो 11 की जगह 12 हो गए, तो कौन सी टीम मजबूत हो जाएगी? जिसमें ज्यादा खिलाड़ी। तो फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो चार्ज विल बी नेगेटिव। तो अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं प्रोटॉन को, तो नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर प्रोटॉन डोमिनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो शुरुआत में हर एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब अगर ये दान कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज, और ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये नेगेटिव चार्ज। सर, इज आयन अ इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन?
बहुत बेसिक सवाल बेटा आपने पूछा है। जैसे देखो सोडियम का एटम है, ठीक है भाई, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8, उसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन इससे बेवफाई करके छोड़ के चला जाता है, तो यहां पे जो 10 इलेक्ट्रॉन विद पूरा न्यूक्लियस बचे, इसको आयन बोलते हैं। आयन इज नथिंग बट अ एटम that gains a charge either by losing electron और by gaining electron। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज स्टैब्लिश हो गया, एटम ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन, एक एटम जिसके ऊपर चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने या तो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया या इलेक्ट्रॉन को उसने खा लिया। तो इस कारण से जिस एटम पे चार्ज आ जाता है, तो उस चार्ज्ड एटम को हम कहते हैं आयन। ठीक है, चार्ज एटम को आयन कहा जाता है। ना प्रोटॉन को आयन कहते ना इलेक्ट्रॉन को आयन कहते। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्जेस, बट किसी एटम पे जब चार्ज आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर चार्ज कंजर्व्ड कैसे हो सकता है सर? जब हम बैटरी किसी सर्किट में लगाते हैं सर, तो बैटरी तो चार्ज डिलीवर करती है। अभी तो आपने बोला चार्ज ना तो पैदा हो सकता ना तो नष्ट हो सकता, तो ये बैटरी चार्ज कहां से दे रही है? सही बात है, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर बैटरी तो चार्ज देती है, हमने आज तक बचपन से यही सीखा है, तो ये बैटरी चार्ज नहीं दे रही। आप तो ऐसा कह रहे हो, आप तो कह रहे हो चार्ज कंजर्व्ड है। तो देखो भाई, बैटरी लगता है चार्ज देती है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं देती है। देखो कैसे। मान लो एक कैपेसिटर है जिसको आपने एक बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी की छोटी वाली प्लेट क्या होती है? नेगेटिव प्लेट। बड़ी वाली प्लेट क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट। ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, ये कहती है चल यार इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेरे पास तो वैसे ही ढेरों पड़े हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए 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 दिए। अब ये जो प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। ये जो लाइन है ना, ये कैपेसिटर की प्लेट है। बेसिकली कैपेसिटर ऐसा होता है, 2 प्लेटों से बनता है, ऐसे है कैपेसिटर। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, आयन बनेगा। लूज करने पे पॉजिटिव आयन बनता है जिसे कैटायन कहते हैं, गेन करने पे नेगेटिव आयन बनता है जिसे एनायन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं। अब जिस प्लेट पे मेरे बच्चों बैटरी से भर भर के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपके डोमिनेट करेंगे प्रोटॉन को, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप खुश हो गए कि बैटरी ने दे दिया चार्ज, बट चोरी छिपे पीछे से क्या हुआ? ये जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट थी ना, इसने इसके छोटे भाई से चार्जेस खींच लिए, इलेक्ट्रॉन खींच लिए। कहा देख भाई, नेगेटिव प्लेट ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मैं तुझसे 3 इलेक्ट्रॉन वसूलूंगा। यानी बैटरी सिर्फ लोन देती है भाई साहब, डोनेट नहीं करती है। तो अगर यहां से लोन दिया तो दूसरे वाले ने वसूली कर लिया। तो क्या हुआ? यहां से अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए और मान लो इस पे 3e का नेगेटिव चार्ज आया, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो इस पे +3e का चार्ज आएगा। तो अगर एक पे -q चार्ज आया, दूसरे पे +q चार्ज आया, तो आप यहां पे ध्यान से सोचिएगा, नेट चार्जेस 0। नेट चार्जेस 0। तो आपको लगता है कि बैटरी चार्ज देती है, लेकिन बैटरी का नेगेटिव प्लेट जितना चार्ज देता है ना पॉजिटिव वाला, उतना ही वापस खींच भी लेता है। तो नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। समझ में आया चार्ज कंजर्वेशन? हम लोगों को लगता है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर का चार्ज बदल रहा है। भाई कैपेसिटर की 2 प्लेट्स का नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा। चाहे कैपेसिटर चार्ज हो जाए, चाहे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, टोटल चार्ज उसका 0 ही होता है। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है तो चार्ज पैदा हो रहा है, या उसके ऊपर चार्ज कंजर्व नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है। आप बैटरी लगा लो, आप कुछ लगा लो, चार्ज कभी नहीं बदलता है। क्लियर हुई इतनी कहानी? बताओ भाई, ये कहानी अच्छे से समझ आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट सभी लोग। जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये वाला पार्ट शॉर्ट नोट्स में डाल लेना। SN का मतलब शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, पूरा पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं लिखता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई करंट पे। बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? अच्छा सवाल है अंकित। बैटरी डिस्चार्ज होने का बेटा मतलब क्या होता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस है या बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी आपकी खत्म हो गई। क्या हुआ? बैटरी के नेगेटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे थे, उसने डोनेट किए, पॉजिटिव वाले ने गेन किए। तो बैटरी के बीच में जो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो कम होते चले जाता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कम होता जाता है, क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, पॉजिटिव वाला गेन करता जा रहा है। तो एक तरह से बैटरी न्यूट्रलाइज होती जा रही है, उसे कहते हैं बैटरी का डिस्चार्ज होना। तो डिस्चार्जिंग का मतलब ये नहीं है उसमें चार्ज खत्म हो गया है, डिस्चार्जिंग का मतलब ये है वो न्यूट्रलाइज हो गई है, या उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो खत्म हो गई है। देखो, कोई भी जो आपके सोर्सेज होते हैं, चाहे बैटरी है, जनरेटर है, कुछ भी है, ये लोग ऐसा थोड़ी है एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ये लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे जनरेटर है, जनरेटर को जब तक आप घुमाते रहोगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहेगा। बैटरी में जब तक केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो क्या फंडा होता है? फंडा होता है एनर्जी कन्वर्जन का, एनर्जी जनरेशन नहीं होता है कभी। तो बैटरी के अंदर पहले से एक केमिकल पोटेंशियल, एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे देती है। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसने दिया, तो उससे आपको, आपने लाइट जला लिया, पंखा चला लिया, बट जब वो केमिकल एनर्जी खत्म तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, रुको। अच्छा है आप लोगों को क्यूरियोसिटी है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे हो, क्योंकि देखो यही मेरी स्ट्रेंथ भी है। देखो यहां पे समझिएगा, ये एक ड्यूरा सेल है जो कि मैं अपने माइक के लिए इस्तेमाल करता हूं। यहां पे देखो ये बना है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, और नीचे देखो व्हाइट कलर का नेगेटिव। तो इस बैटरी के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला जो प्लेट है ना, ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, इस पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इस दोनों टर्मिनल को एक वायर से जोड़ूंगा, मान लो ये जो मेरा हाथ है ये वायर है, तो क्या होगा? इस नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे पॉजिटिव पे। तो इस नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, और ये पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसीलिए ये पॉजिटिव था। जैसे मान लो इसने 10 इलेक्ट्रॉन दान करके रखे थे तो ये पॉजिटिव था, इसने 10 जमा करके रखे थे तो ये नेगेटिव था। अब अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले को दे दे तो ये उसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर देगा, और क्योंकि इसने 10 इलेक्ट्रॉन रिहा कर दिए, आजाद कर दिए, तो इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज खत्म। तो ना इस पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ना इस पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, ये बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इसे एक चार्जिंग स्टेशन में लगाऊंगा। वो क्या करेगा? वो इसके अंदर से करंट फ्लो करा के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले से खींच के वापस नेगेटिव वाले को देगा, जिससे वापस यहां पे +10 आ जाएगा, यहां -10 आ जाएगा। अब जब मैं इस बैटरी को रीयूज करूंगा तो फिर चार्जेस फ्लो करेंगे, उस चार्ज से मेरा माइक, मेरी बैटरी, ट्यूबलाइट, बहुत सी डिवाइसेस काम कर सकती हैं। तो जो आप पूछ रहे हो 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 5 वोल्ट का मतलब होता है बेटा, ये प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हम लोग जब कभी ईएमएफटी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल में तो देखो यार, ईएमएफटी आपके एसएससी के सिलेबस में तो नहीं है, बट डेफिनेटली मेरा जो अल्टीमेट एम है वो सारे एई जेई एग्जाम्स को कवर करना है। तो जैसे ही एसएससी खत्म हो जाता है तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली मैं और सब्जेक्ट ऐड करूंगा, तब आप ईएमएफटी भी सीख जाओगे। कोशिश करूंगा आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने से पहले 3-4 सब्जेक्ट तो आपको एक्स्ट्रा करा ही दूं, ठीक है। लेकिन देखो,
मैं आपको जून में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करा सकता हूं, बट उसके बाद फिर जनवरी में ही करा पाऊंगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक गेट वाला शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा सिलेबस की कमिटमेंट नहीं दे सकता। नॉन टेक्निकल वाला ऑब्वियसली अदर टीचर्स लेंगे, वो तो कराएंगे ही कराएंगे आपको एक्स्ट्रा, लेकिन टेक्निकल में एक्स्ट्रा सिलेबस फिर मैं आपको नेक्स्ट ईयर करा पाऊंगा। ठीक है, अब करंट पे आ जाओ। मुझे बताओ यहां तक चार्ज वाला पार्ट अच्छे से समझ आया? चार्ज वाला पार्ट सब लोगों को बढ़िया से समझ आया? जल्दी बोलिए भाई, फटाफट बोलो। चार्ज वाला पार्ट सबको अच्छे से समझ आया? अभी जो है ना, मेरा एम ये है बेटा कि एसएससी से पहले आपका एसएससी और आरआरबी का टेक्निकल हो जाए, और फिर एसएससी के बाद आपका आरआरबी का नॉन टेक्निकल भी पूरा हो जाए। तो ये मेरा एम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं करंट पे। करंट का बेसिक मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है बेटा चार्ज का बहाव। वैसे मैं आपको बताऊं, देखो करंट किसी भी टर्म्स में बोला जा सकता है। करंट का मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, करंट का मतलब होता है बहाव। जैसे आप किसी नदी में, अगर आप नदी में खड़े हो जाते हो और पानी वहां बहुत तेजी से बह रहा है, तो वहां रिस्क होता है ना मरने का। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पानी का करंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो थोड़ी कि पानी में बिजली की तार डाल दी और करंट दौड़ रहा है, नहीं। करंट का मतलब होता है फ्लो। तो वाटर करंट हो सकता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो। जैसे देखो ये ऑरेंज वाला मटेरियल दिख रहा है ना, ये पूरा एक मटेरियल है जैसे कि एक रॉड। इस रॉड के अंदर ये चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को कितना चार्ज क्रॉस करेगा पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी द करंट। फिर से समझिएगा, ये जो है ना, इस एरिया को मैं बोलता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब सर, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया। जैसे चार्जेस अगर आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लो ये मेरे चार्जेस का फ्लो है, तो इसके परपेंडिकुलर जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, दिस हैंड इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा क्या होता है? किसी दिशा के परपेंडिकुलर। तो करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग a cross sectional area per unit time that is said to be current। किस एरिया से कितने चार्जेस गुजरते हैं पर यूनिट टाइम। अच्छा ऐसे सोच लो, मान लो जैसे एक हाईवे की बात करते हैं, हाईवे पे एक टोल नाका है। ये टोल नाका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो मैं कह रहा हूं पर आवर, ठीक है, पर आवर जो है आपका कितना व्हीकल वहां से क्रॉस करेगा वो करंट बताएगा, पर आवर। तो ऐसे यहां पे हम पर सेकंड कहते हैं या पर यूनिट टाइम कहते हैं, कितने चार्जेस एक एरिया को क्रॉस करते हैं, दैट इज सेड टू बी द करंट। अब ये देखिए, जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी के कारण ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होती है, ये यूनिवर्सल रूल है। ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा होता है बैटरी के साथ। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये भाई साहब किधर जा रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जा रहे हैं। आई मैंने आपको बताया भी था ना, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है।
मूव अपोजिट टू फील्ड। ये बेचारे फील्ड से अपोजिट जाने लग गए। अब करंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट लिया जाता है, तो करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करंट फ्लो is opposite to electron flow or in same direction as electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, प्लस से माइनस, तो करंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, यानी करंट भी जाएगा प्लस से माइनस। तो ये यूनिवर्सल रूल होता है करंट फ्लो का कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। जैसे देखो यहां भी मैंने सेम चीज रिप्रेजेंट की है कि इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगी, इलेक्ट्रॉन आपके माइनस से प्लस जाएंगे, और ये रेड वाला एरो करंट बता रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो आपस में अपोजिट है, तो करंट इज फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह दो इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ये कह दो प्लस से माइनस। करंट आपका प्लस से माइनस फ्लो करता है। बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, बात क्लियर हुई? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो यहां बेसिक जो करंट की डेफिनेशन है ना, ये आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना मेरे भाई। करंट की डेफिनेशन आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, बाकी बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कभी देखो क्या होता है ना, बात है कि डिटेल में क्यों पढ़ना है सर, ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतना घुस के। बेटा डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, रटने वाला पार्ट कम हो जाता है। जब हमें चीजों के पीछे का लॉजिक पता होता है ना, तो हमें रटने में उतना एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। अगर सिर्फ हमें ऊपर से चीजें पता होंगी तो हम हर चीज को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, वो चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ वोल्टेज पे, जो अभी मैं बता रहा था ना वोल्टेज क्या होता है। अब ये देखिएगा, अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बेसिक आइडिया दे रहा हूं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हुए आप एक चार्ज को मूव कराना चाहते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग अ सर्टेन पाथ। रास्ता कुछ भी हो, आप ए से बी ले जाना चाहते हो। ठीक है, वी विश टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ सर्टेन पाथ। अब इसमें बेटा वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है कितनी एनर्जी लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में पर यूनिट चार्ज, दैट इज सेड टू बी द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। आप बात को समझिएगा, जैसे आप ऐसा समझ लो, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज एकदम ना तूफान आया हुआ है, और मैंने आपको एक टोकरी दे दी है जिसमें सामान भरा हुआ है, और मैं कह रहा हूं इस टोकरी को ना मेरे घर से गेट तक आप पहुंचा दीजिए, मेरे घर से गेट तक आप पहुंचा दीजिए। अब उतनी तेज हवाओं में जो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपकी जो एनर्जी लगेगी, दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को कहीं ले जाना चाहती है, आई डोंट केयर किधर ले जाना चाहती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को ले जाना चाहती है। बट मैं कहां भेजना चाहता हूं, ए से बी। तो ए से बी ले जाने में मेरी कितनी एनर्जी खर्चा हुई, डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर कूलाम। जूल को आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर, क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना जूल, वो होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आ गया आपका न्यूटन में, डिस्टेंस आ गया मीटर में, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम,
ये आपका 1 वोल्ट की परिभाषा है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, माने 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल एनर्जी का खर्चा आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, माने 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 10 जूल का खर्चा आएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप ऐसे लिखते हैं ना VAB, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है VAB का कि A वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और B वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ये मतलब होता है VAB का। A पे पॉजिटिव लगाएंगे और B पे नेगेटिव लगाएंगे। आया मतलब समझ वोल्टेज का भाई? बताओ, अब समझ में आया? आप लोग पूछ रहे थे सर 5 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसमें 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है? समझे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या बला है? अच्छे से समझ आना चाहिए भाई। बोलो चमका या नहीं चमका? मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को जो है ना एक एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दूं, ठीक है? वरना ये सब बात बताना ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, ये सब चीजों पे डिस्कशन। अब देखो यार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि when charge moves between 2 points under influence of electric field, माने जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, वहां अगर चार्ज 2 पॉइंट के बीच में मूव करता है तो द वर्क डन is independent of path and only depends on end points, only depend on end points। यानी यार आप सीधे चले जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है? आप घूम के चले जाओ, आप सीधे सीधे चले जाओ भाई, या आप घूम के चले जाओ। जैसे जब आप बचपन में स्कूल जाते होगे तो जाते तो सीधे सीधे होगे, बट सीधे सीधे कभी वापस नहीं आते होगे, है ना? जाने का रास्ता अलग होता होगा, आने का रास्ता अलग दोस्तों के साथ। तो आप A से B बेटा किसी भी रास्ते से जाएं, चाहे ये ब्लू लाइन से जाएं, चाहे फिर ग्रीन प्लस रेड लाइन के थ्रू जाएं, या फिर आप आराम से मस्ताते हुए टहलते हुए ऐसे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा रास्ता लेते हो, वर्क डन या एनर्जी कंजम्पशन आपका बराबर आएगा। ऐसे इस तरह की फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है? सच अ फील्ड is said to be conservative। तो यहां पे वर्क डन कितना होता है? वर्क डन या फिर एनर्जी कंजम्पशन इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इफ अ बैटरी delivers charge Q having a voltage E, the work done by battery is equal to QE joules। कभी कभी ना बैटरी की एनर्जी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बैटरी की एनर्जी कैसे निकालते हैं।
चार्ज इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, चार्ज इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अगर कोई आपसे पूछे भाई कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव कहलाती है या कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव कहलाता है, आप कहना देखो भाई अगर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया तो आपका फील्ड या फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव, और अगर पाथ पे डिपेंड करेगा तो इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव। जैसे एक अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप बात कर लो फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन को आपको हमेशा ओवरकम करना पड़ता है वॉक करने के लिए, मानते हो? गाड़ी भी अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी का इंजन क्या करता है, गाड़ी का इंजन फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब भाई एक चीज समझना, लंबे रास्ते से जाओगे तो तेल का खर्चा ज्यादा आएगा, काहे? क्योंकि फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा रास्ता उतनी ज्यादा एनर्जी और उतना ज्यादा वर्क डन, उतना ही ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है आप किस रास्ते से जा रहे हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप किसी भी रास्ते से जाएं वर्क डन आपका बराबर आएगा। ठीक है, अब ईएमएफ क्या होता है सर और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो यार, जब हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं आपका बैटरीज पे भी लेक्चर लूंगा, हो पाए तो इस सैटरडे ले लूंगा। जब हम एक सेल बनाते हैं, जब हम एक सेल बनाते हैं तो उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे मूव करने के लिए। ठीक है, इट इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बला है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। सर टर्मिनल्स पे आने वाली वोल्टेज और अंदर प्लेट पे बनने वाली वोल्टेज में फर्क क्या है? बेटा ये जो होता है ना, बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है कि मेरे भाई जब आपने सेल बनाया होगा उसकी कवरिंग भी होगी, उसके अंदर कुछ लीड या वायर का इस्तेमाल किया होगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, दैट इज ड्यू टू, internal resistance is due to wires, leads, covering etc। कहीं भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल लगाओगे यार तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, तो वो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पे बेटा जो वोल्टेज मिलता है ना, फिर वो हो जाता है E माइनस आई आर, दैट इज लेस देन E। तो जब भी आपका करंट फ्लो करेगा ना, तो आपको जो बैटरी का वोल्टेज नजर आएगा वो उसके ईएमएफ से कम होता है, यानी मेजर्ड वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन EMF। आप ये सोच रहे होंगे सर मैं तो बैटरी का वोल्टेज जब नापता हूं सर एक वोल्ट मीटर लगा करके, तो मुझे क्या दिखता है? तो बेटा आपको V दिखता है, क्योंकि अगर आप एक वोल्ट मीटर भी लगाते हो ना, वोल्ट मीटर कितना भी अच्छा है उससे थोड़ा सा करंट तो फ्लो करेगा तभी वोल्ट मीटर रीडिंग दे पाएगा, बिना करंट के तो वोल्ट मीटर भी रीडिंग नहीं दे सकता। वोल्ट मीटर को चाहिए होता है कि उसके अंदर कुछ करंट जाए जिससे उसका पॉइंटर मूव करे और वो आपको रीडिंग दिखलाए। तो यानी वोल्ट मीटर से रीडिंग कौन सी मिलती है? V मिलती है। अगर कभी आपको ये ईएमएफ चाहिए
तो आपको ये मेक श्योर करना जरूरी है कि करंट जीरो हो, क्योंकि देखो ना, अगर इस इक्वेशन में आई जीरो हो गया तो V और E बराबर हो जाएंगे। ऐसा पता है कब होता है? जब आप वोल्टेज मेजर करते हो पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर की खासियत ये होती है कि वो रीडिंग जब देता है ना, वो जीरो करंट पे देता है, और जीरो करंट पे आपको कौन सी वोल्टेज मिलेगी? ईएमएफ। तो ईएमएफ का यूनिट भी बेटा वोल्ट ही होता है, ऐसा नहीं कि ईएमएफ का कुछ और यूनिट है, बट आप समझिए ईएमएफ क्या है? सेल के अंदर जितना वोल्टेज बन रहा है, और वोल्टेज क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेल के बाहर जो मुझे मिल रहा है। माने जब मैं अपने माइक में सेल को कनेक्ट करता हूं तो मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अंदर डेवलप कितना हुआ था, वो है ईएमएफ। दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, 0.5 एम्पियर का करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट लेता है 10 मिनट तक, बताइए चार्ज कितना बनेगा? 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट लेता है फिलामेंट, 10 मिनट तक। बताओ भाई, देखो क्या होता है, करंट आई होता है dq बाय dt, और चार्ज होता है करंट का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका करंट कभी भी कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन की खासियत ये होती है कि कांस्टेंट जो है ना, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो करंट इनटू टाइम बन जाता है। तो आप ना हमेशा करंट इनटू टाइम मत करने बैठ जाना, वो तभी होगा जब करंट आपका कांस्टेंट होगा। अब करंट है 0.5 एम्पियर, टाइम को सेकंड में कर लीजिए, 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 300 कूलम। ठीक है, तो करंट इनटू टाइम कब करेंगे? करंट इनटू टाइम तब करेंगे जब बेटा आपका करंट कांस्टेंट होगा। शिवानी जी, आपने मिनट को सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अब यहां पे चार्ज जो है टाइम का फंक्शन आ गया, करेक्ट। हियर चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो करंट होगा वो चार्ज का डेरिवेटिव बनेगा dq बाय dt। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? देखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, पहले तो ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, इसको बाहर ले आओ, बाकी टर्म का डेरिवेटिव करो। अब इसमें 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? उसकी पावर को बाहर लिख दो और एक्सपोनेंशियल को एज इट इज रहने दो। एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में क्या होता है? पावर बाहर आ जाती है और एज इट इज ये बच जाता है, ठीक है। अब ये देखो, 250 इंटू 4 हो जाएगा 1000, ये करंट का इक्वेशन आ गया। बट उसने पूछा है करंट एट 3 मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड का मतलब है 3/1000, 0.1 e की पावर माइनस 0.75, .047, ये आएगा। समझ में आया? अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी आता तो बेसिक बेसिक चीजें आप सब्जेक्ट के थ्रू सीख जाओगे। आपको क्या करना है, ये आपको बाहर लिखनी है पावर, और एक्सपोनेंशियल को एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। चलो, अब ये देखिए भाई, ये कह रहा है एक एनर्जी रिक्वायर्ड है कितनी? 9.25 माइक्रोजूल। किस काम के लिए? एक चार्ज को फ्लो कराना है ए से बी तक
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर एक चार्ज ए से बी तक जाता है और उसमें एनर्जी का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 9.25, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? अच्छा, वैसे ये बताओ कितने लोगों को मदद मिलेगी अगर मैं YouTube पे बेसिक मैथ्स आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सिखाता हूं? आप लोगों को जरूरत है ऐसे किसी कोर्स की कि बेसिक मैथमेटिक्स जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बेसिक चीजें, ग्राफ बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है? बेटा बिना कैलकुलेटर ई की पावर तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर ऑप्शन आपको ई की पावर में ही दे देगा। 18.5 वोल्ट क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अठारह पॉइंट पांच वोल्ट ठीक है, 18.5 वोल्ट। ग्राफ नहीं आता है? चलो, मैंने इस साल के लिए यही कोर्स प्लान किया था कि YouTube पे ना मैं बच्चों को बेसिक मैथ सिखा दूं, तो मैं करता हूं आप लोगों के लिए प्लानिंग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोगों के काम का है भी क्या? एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो क्या? ये तो रिपीट हो गया। एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो क्या? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाद में करा दूंगा P&C डिटेल में, अभी रहने दो। चलो बेसिक मैथ्स का मैं कुछ प्लानिंग करता हूं। चलो ये बताओ जरा, 0 से 2 सेकंड तक कितना चार्ज आएगा? करंट दे रखा है। 0 से 2 सेकंड तक कितना चार्ज आएगा बताइए? करंट दे रखा है। मैंने पता है पहले ना एक चैनल स्टार्ट किया था अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, इसी चीज के लिए कि जो बच्चों के बेसिक गायब रहते हैं ना इंजीनियरिंग में आते हुए, वो कवर करा दूं। लेकिन फिर पता है बच्चों का सवाल क्या आता है? सीधे सीधे, सर ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अरे नहीं सर, नहीं आता ये एग्जाम में, तो बच्चे गायब हो जाते हैं। अब वो चीज बड़ी मुसीबत हो जाती है कि भाई एग्जाम में नहीं आएगा, सही बात है। अब एक चीज बताओ, जब आप बिल्डिंग की नींव रखते हो तो नींव के अंदर घुस करके सो थोड़ी सकते हो, बट भाई कमरे और बिल्डिंग तो उसके ऊपर ही खड़ी होगी। अब आपके घर में नींव डले, आपका इस नींव में हम बेड लगा सकते हैं क्या? नहीं, तो हटा दो, रहने दो डालने को। हमें तो सीधे कमरे बनाने, तो क्या होगा? बिल्डिंग ही ढह जाएगी। तो फाउंडेशन तो जरूरी होता है ना, चाहे उसका डायरेक्ट यूजेज हो या फिर ना हो। आरआरबी का मैथ्स एसएससी के बाद होगा भाई, बोला तो है, कमिट तो किया है। आरआरबी का मैथ्स मैथ्स थोड़ी है, वो एप्टीट्यूड है। उन्होंने मैथ्स बोल दिया है, क्योंकि एप्टीट्यूड क्या होता है? ये आपके बचपन का मैथ्स जो होता है उसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। आओ देखें चार्ज कैसे निकालते हैं भाई। करंट का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब इसने बोला है 0 से 2 सेकंड। यहां देखिए कि करंट का इक्वेशन चेंजेस एट 1 सेकंड। 1 सेकंड पे करंट का इक्वेशन आपका बदल गया। तो आपको ना ये इंटीग्रेशन दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक 1 सेकंड तक, क्योंकि करंट का वैल्यू अलग था, और फिर 1 से 2। इंटीग्रेशन माने एरिया होता है, तो एरिया 0 से 1 निकालो, फिर 1 से 2 निकालो। 0 से 1 में तो बेटा 2 है, और 1 से 2 में है 2t²। अब 2 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और 2t² का होगा, देखो t² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या t की पावर n का, ध्यान देना, सिंपल, पावर में 1 बढ़ा दो और नई पावर से डिवाइड कर दो। तो पावर जब 2 थी, पावर में 1 बढ़ाया यानी 3, और नई पावर से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर ना लिमिट डाली जाती है,
लिमिट कैसे डालोगे? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 डाला, फिर लोअर लिमिट 2 + 14/3 20/3 6.67, 6.67। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है बेटा पावर। पावर का मतलब क्या होता है? आपने बोला चार्ज को जब भी आप मूव कराओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कुछ ना कुछ एनर्जी का कंजम्पशन होगा, एनर्जी का वहां पे एक्सचेंज होगा। तो बेटा ये एनर्जी पर यूनिट टाइम कितने रेट से बहती है या एनर्जी कितने रेट से एनर्जी का देन लेन होता है उसे हम पावर कहते हैं। तो पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक्सपेंडिंग माने खर्चा करना, एब्जॉर्बिंग माने लेना, पर यूनिट टाइम दैट इज द पावर। अच्छा आप ऐसा सोचो, अगर मान लो किसी बंदे की मंथली इनकम है लेटस से 1,00,000 रुपए, ठीक है, मंथली इनकम है लेटस से 1,00,000 रुपए, तो ये हुई एनर्जी कि एक महीने में उसने कितना कमाया। अब मैं कहूं अगर वो एक महीने में 1,00,000 कमाता है तो पर घंटा कितना कमा रहा है? पर घंटा। अब पर घंटा कैसे निकालोगे? महीने में हो गए 30 दिन, 24 घंटे हर दिन के, यानी 720 घंटे। तो आप 1,00,000 को जब 720 घंटे से डिवाइड करेंगे तो आपको उसकी आवरली इनकम मिल गई, वो पावर है। यानी कितने रेट से वो पैसा बना रहा है वो पावर है, और कितना पैसा बना रहा है वो एनर्जी है। तो एनर्जी कितने रेट से खर्चा होती है या गेन की जाती है दैट इज द पावर। तो एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आप यहां लिख लीजिए dw/dq इंटू dq/dt, क्योंकि dq से dq कटेगा, बनेगा dw/dt। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, और इसका फॉर्मूला होता है v इंटू आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? v इंटू आई। समझ में आया? अगर कभी पावर चाहिए तो वोल्टेज इंटू करंट हम लोग करते हैं, पावर के लिए वोल्टेज इंटू करंट हम लोग करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है? when current and voltage when current and voltage are not constant but function of time, then power at any instant of time that is Pt is called as instantaneous power। तो जब बेटा वोल्टेज और करंट खुद टाइम पे डिपेंड करते हैं ना, तो जो पावर आपको मिलती है वो भी टाइम पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी टर्म में बेटा अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड जुड़ जाए ना, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे हो, आप किसी इंस्टेंट पे बात करो। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी मोमेंट पे आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो उस वैल्यू को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, मान लो वोल्टेज है 200 साइन 20t और करंट है 10 साइन या 10 कॉस 20t लेटस से, ठीक है। तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी? v इंटू आई, 2000 साइन 20t कॉस 20t, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए 2000/2 साइन 40t, 1000 साइन 40t।
तो वर्क डन और एनर्जी सेम चीज क्यों होती है समझिएगा उमंग भाई। आप कितनी मेहनत करते हो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही आपकी एनर्जी खर्चा होगी, करेक्ट। तो वर्क डन का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक थ्योरम होती है फिजिक्स में जिसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हम क्या कहते हैं, अगर एक बॉडी वर्क करती है तो एक बॉडी जो वर्क करती है उतना उसकी एनर्जी में घाटा आ जाता है, उतना उसकी एनर्जी कम हो जाती है। और अगर एक बॉडी पे हम वर्क करते हैं तो जितना वर्क हम करेंगे वो उस बॉडी की एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। तो दैट इज वाई वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। अगर बॉडी खुद वर्क करेगी तो उतने अमाउंट से एनर्जी कम हो जाएगी, अगर बॉडी पे हम वर्क करेंगे तो उतने अमाउंट से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसा सोचो यार कि अगर मान लीजिए एक पत्थर को पहाड़ से छोड़ दिया जाए तो लुढ़कता में नीचे आएगा ना, तो यहां बॉडी वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और पत्थर को पहाड़ पे चढ़ाना है तो हमें ढकेल के ले जाना पड़ेगा, तो वर्क हम करेंगे और उतना ही बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब वर्क डन तो हम लोग कर ही चुके हैं भाई। वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट ना, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था, इससे बैटरी की एनर्जी भी निकाली जाती है, करेक्ट है। मैं यहां पे उमंग भाई वाला पॉइंट लिख देता हूं। इफ अ बॉडी डज वर्क then its stored energy reduces if work is done on the body, if work is done on the body then stored energy increases। तो क्या होता है एक्चुअली, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, ठीक है। अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हम पावर के साइन के बारे में चर्चा करें, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, पावर कोई भी बॉडी या कोई भी एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, कैसे मालूम चलता है। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर करंट आपका एंटर कर रहा है, करंट इस टर्मिनल से घुस रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड। या फिर आप कह दो नेगेटिव से बाहर आ रहा है। देखो, जो अंदर गया है उसे बाहर तो आना ही होगा, तो अगर करंट पॉजिटिव से घुसता है या नेगेटिव से निकलता है तो आप कहेंगे पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, व्हेन आई एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल और लीव्स negative terminal, power is absorbed by the element। ठीक है, अब यहां पे देखिए पावर कितनी आएगी, VI। अगर मेरे बच्चों ये पॉजिटिव आई तो आपने सही एजम्पशन लिया है, एब्जॉर्ब हुई होगी। और अगर ये नेगेटिव आई, V इंटू आई करने पे नेगेटिव मिला, तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं डिलीवर कर रहा है। मेरी बात को समझिएगा, आपने करंट और वोल्टेज देख के एक बार मन बना लिया कि अच्छा जी यहां तो पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगर वैल्यू निकालने पे आया भी पॉजिटिव तो आपने सही मन बनाया था, आपने सही सोचा था पावर एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर आया नेगेटिव तो आपने गलत सोचा था, पावर एक्चुअली क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है। पावर एक्चुअली क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है। ऐसे बेटा, व्हेन करंट
लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल और एंटर्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी उल्टा जा रहा है, पॉजिटिव से निकले या नेगेटिव से लीव करे। देखो पॉजिटिव से बाहर जा रहा है या नेगेटिव से अंदर जा रहा है, ठीक है। देन पावर इज डिलीवर्ड बाय एलिमेंट, पावर इज डिलीवर्ड बाय एलिमेंट। अब फिर से पावर आएगी VI। अब अगर पॉजिटिव आया तो माने कि आपने सही सोचा था, आपने क्या सोचा था, डिलीवर्ड, और नेगेटिव आया तो आपने गलत सोचा था, माने एब्जॉर्ब्ड। सर यहां पे पावर में -VI क्यों लिखा है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड पावर की बात कर रहा है। जब पावर डिलीवर हो रही है, मान लो मैं कहता हूं 5 वॉट डिलीवर हुई, तो आप ये भी कह सकते हो -5 वॉट एब्जॉर्ब हुई, है ना। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन माने डिलीवरी या नेगेटिव डिलीवरी माने एब्जॉर्प्शन। तो फिर से समझिएगा, करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी देख के पहले आप एक एजम्पशन बनाते हैं कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है या डिलीवर, फिर आप पावर की वैल्यू निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो आपका एजम्पशन एकदम सही था, और नेगेटिव आया तो आपका एजम्पशन उल्टा था। अगर एब्जॉर्ब माना था तो डिलीवर होगा, एब्जॉर्ब माना था तो डिलीवर होगा, डिलीवर माना था तो एब्जॉर्ब्ड होगा। समझे? पावर का साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो यही मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर जितनी एनर्जी आप उतना काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी खर्चा होगी। इसको जूल के अंदर नापा जाता है, जूल के अंदर नापा जाता है। तो प्रैक्टिकली जो कंपनीज होती है ना, वो एनर्जी को नापती है वॉट आवर में, ना कि जूल में। 1 वॉट आवर इज 3600 जूल, और 1 किलो वॉट आवर, दिस इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, कितने यूनिट कंजम्पशन हुआ, वो किलो वॉट आवर होता है, विच इज 3600 इंटू 10 की पावर 3 जूल। अब शिवानी जी कह रही हैं क्या करंट कभी पॉजिटिव से बाहर जाता है? अच्छा सवाल है शिवानी जी, जस्ट अ मिनट बेटा। यहां पे करंट अगर देखिएगा तो बैटरी के पॉजिटिव से बाहर जा रहा था शिवानी। करंट अगर देखिएगा बैटरी के पॉजिटिव से बाहर जा रहा था, तो यस, पॉजिटिव से करंट बाहर जाता है। किन एलिमेंट्स में जाता है? जो एनर्जी या पावर डिलीवर करते हैं, जैसे कि हमारे सोर्सेज। तो जो सोर्सेज होते हैं जो पावर डिलीवर करते हैं, वहां पे करंट पॉजिटिव से बाहर जाता है। और जो हमारे एलिमेंट होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जिनका काम है पावर एब्जॉर्ब करने का, वहां करंट पॉजिटिव के अंदर जाता है। तो देखो यार, जैसा हम जानते हैं ना, चार्ज कंजर्व्ड है, ऐसी एनर्जी भी कंजर्व्ड है। एनर्जी भी कंजर्व्ड है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can only be transformed from one form to other। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एनर्जी। ठीक है भाई। तो आपका जो नेटवर्क होता है या जो एक सर्किट होता है, उसमें कुछ एलिमेंट आपके ऐसे होंगे जो आपके एनर्जी डिलीवर करेंगे या पावर डिलीवर करेंगे, बाकी के एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इन अ नेटवर्क सम एलिमेंट्स डिलीवर पावर while others
एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहते हैं भाई, टोटल एनर्जी आपके सिस्टम की जीरो होती है। तो टोटल पावर एक सिस्टम की जीरो होती है, यानी सभी एलिमेंट की पावर का सम अगर आप करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, यही थ्योरम कहलाती है नेटवर्क में टेलीगेंस थ्योरम, कि अगर आप किसी भी मोमेंट पे ना एक सर्किट की सारी पावर्स को टोटल कर लोगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि कुछ लोग एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ डिलीवर कर रहे होंगे। टोटल पावर विल ऑलवेज बी जीरो। तो पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू पावर सप्लाइड। ठीक है, अब ये देखिए, ये बोल रहा है पावर बताइए एक एलिमेंट में 3 मिलीसेकंड पे करंट दे रखा है, करंट दे रखा, वोल्टेज दे रखी है, पावर पूछ रहा है, बनाइए। हॉर्स पावर बेटा मैकेनिकल पावर की एनर्जी होती है, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज पावर। मैकेनिकल पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। मैं यहां लिख देता हूं 1 हॉर्स पावर चलो बीओटी क्या होता है यार, कुछ कॉन्टेक्स्ट दोगे तो बताऊंगा। अब बीओटी तो बहुत सारी फील्ड में बहुत कुछ हो सकता है। बॉट हमारे यूट्यूब पे जैसे बहुत चैनलों पे बैठे रहते हैं कमेंट करने, चैट करने, जिससे कि लगता है यूट्यूब पे बहुत बच्चा बैठा है, उसे भी बॉट कहते हैं, बीओटी। तुम किस सेंस में पूछ रहे हो वो तुम्हें बताना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो कैसे बताऊंगा। चलो इसका आंसर निकालो। देखिए भाई, पहले वाला पार्ट देखिए, पहले वोल्टेज लिख लीजिए 3i, 15 cos 60πt। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यही होती है ना, कॉस स्क्वायर 60πt। अच्छा, अब ये ध्यान रखना बेटा, कॉस साइन में जब आप टाइम पुट करते हो ना, तो ये जो एंगल बन के आता है ये रेडियन बन के आता है, डिग्री नहीं। क्योंकि ये जो टाइम के साथ वैल्यू लिखी होती है रेडियन पर सेकंड में होती है, इनटू सेकंड इज द रेडियन। ठीक है, 75 इंटू कॉस स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 180, तो 0.18 पाई। आप अगर डिग्री में आना चाहते हो तो पाई की जगह जो है ना 180 लिख देना, 53.466। अगर आप डिग्री में आना चाहते हो तो बेटा आप यहां पे पाई की जगह 180 लिख देना, डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन, वोल्टेज है 3 टाइम्स di/dt। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और टाइम के साथ जो लिखा है उसको बाहर ले आना, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये हो जाएगा। अब पावर फिर से v इंटू आई, ये हो जाएगा। अब 3 मिलीसेकंड पे अगर निकालोगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, तो इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं। तो ऐसा मत सोचना कि आपको ऐसी कैलकुलेशन करके आनी है एग्जाम में।
ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेगेटिव आ रहा है ना, और इसने बोला था करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा था तो मैं क्या मानूंगा, पावर एब्जॉर्ब्ड। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो माने एब्जॉर्ब हो रही है, ये तो सही है। और अगर ये नेगेटिव आया माने डिलीवर हो रही है। ये मैंने आपको बताया था। करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मिली सेकेंड, जब तो 3/1000 लिखा है, ठीक है। मिली सेकेंड है ना, मिली का मतलब होता है 1/1000। ये देखो भाई, इन द सर्किट शोन बिलो, इफ द डिपेंडेंट सोर्स सप्लाइज 16 वॉट ऑफ पावर, देन द 24 वोल्ट सोर्स, 24 वोल्ट सोर्स क्या कर रहा होगा। अब ये देखो, ये कर रहा है सप्लाई 16 वॉट पावर। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको केवीएल सिखाऊंगा। तो देखो यहां पे ना केवीएल लगाया जाता है, अभी मैं लगा दे रहा हूं, आप लोग सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। 4ix + 24 - 20 तो ix आ गया 2 एम्पियर। अब यहां देखो, यहां से करंट जो है पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है। शिवानी जी देखिएगा, करंट आपका पॉजिटिव से निकल रहा है, यानी डिलीवर पावर। अब कितनी पावर डिलीवर होगी, वोल्टेज इनटू करंट 48 वॉट। तो 48 वॉट सप्लाई करेगा या फिर डिलीवर करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ। पहले मैंने केवीएल से करंट निकाल लिया, फिर वोल्टेज इनटू करंट किया, पॉजिटिव से करंट निकल रहा था तो यानी डिलीवर कर रहा था, तो वोल्टेज इनटू करंट आया 48, तो सप्लाईज 48 वॉट पावर। यही पूछा ना 24 वोल्ट वाला क्या करेगा। अब ऐसे ये सवाल देखो, द करंट थ्रू एंड द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट आर शोन इन द फिगर आर गिवन एज V और I दिया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। करो जरा, करंट और वोल्टेज आपको दे रखा है, करंट और वोल्टेज के आधार पे आप पावर निकाल सकते हो ना। और यहां पे ये नोटिस करना कि I एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल, therefore power absorbed। अब बताइए क्या होगा आगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में करंट लीव कर रहा था, थोड़ा साइन देखो। अभी ये केवीएल वाले साइन तो जाने दो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं पॉजिटिव से बाहर आ रहा है करंट। देखो ना, ये करंट ऐसे चल रहा है, तो यहां नेगेटिव के अंदर गया, पॉजिटिव से बाहर निकला। पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है माने डिलीवर करेगा। डिलीवर करेगा, कितना करेगा, वोल्टेज इनटू करंट 48 आ गया, खत्म। टेलीगेन थ्योरम के लिए भी करंट तो निकालना ही पड़ेगा दिलीप भाई। टेलीगेन थ्योरम लगाने के लिए भी पहले करंट तो निकालोगे, टेलीगेन कैसे लग जाएगी नहीं तो। और अगर करंट आ ही गया तो सीधा VI करो, टेलीगेन में क्यों जाना है। देखो यहां पे पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, वोल्टेज इनटू करंट 20 sin 3t cos 3t। साइन थीटा कॉस थीटा होता है बेटा हाफ साइन 2 थीटा। मैं मैथ्स की अगर कोई आइडेंटिटी यूज करता हूं तो मैं लिखता जाऊंगा हाफ साइन 2 थीटा, तो 3t की जगह 6t हो गया। बिल्कुल, अगर 48 नेगेटिव आता तो कहते पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मैक्सिमम पावर इज 10 वॉट। अब ये देखिए पावर कितनी आई, 10 साइन 60। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, 10 वॉट है। 0.5 सेकेंड पे कह रहा है एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है।
10 साइन 3। अब ये ध्यान रखना है रेडियन में है, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी सही है। क्यों भाई? क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन लेके चले हैं तो पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब। अब आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता ये पॉजिटिव आएगा? देखो ये जो 3 है ये 3.14 से कम है, यानी 3 इज लेस देन पाई, और साइन थीटा 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है। तो अगर ये जो एंगल आपने अंदर लिखा है ये पाई से कम है तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। 1 सेकेंड पे डिलीवर कर रहा है। अब 1 सेकेंड पे 10 साइन 6। अब ये जो 6 है ना, 6 आपका पाई से 2 पाई में जा रहा है। पाई से 2 पाई आपका साइन थीटा नेगेटिव आता है, तो ये पावर नेगेटिव आ गई। पावर नेगेटिव माने डिलीवर कर रहा है, तो ये बात भी सही कह रहा है, तो आंसर इज डी। समझे? आप पावर एब्जॉर्प्शन लेके चले हैं, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्प्शन है, और नेगेटिव आ गया तो आपने गलत माना है, उल्टा यानी कि डिलीवरी है। अब यहां पे देखिए वीएस के बारे में पूछ रहा है। ये जो सोर्स वीएस है ये क्या करेगा? यहां पे भी देखिए केवीएल लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। इस लूप में केवीएल लगाएंगे, प्लस से माइनस, -16। केवीएल 1-2 लेक्चर के बाद आपका आने ही वाला है, तो वीएस हुआ 8। अब आप ये देखिए यहां पे करंट आपका पॉजिटिव में घुस रहा है। अगर करंट पॉजिटिव में घुस रहा है तो पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और अगर पावर एब्जॉर्ब हो रही है तो पावर कितनी आएगी? 8 × 6 48 वॉट, तो एब्जॉर्ब 48। समझे? इस बार करंट पॉजिटिव में घुस रहा था, देखो ये वाला करंट ऐसे पॉजिटिव में घुस रहा है तो पावर एब्जॉर्ब हो रही है। ये वाला यार बाद में कराऊंगा, अभी इंडक्टर वाला जाने दो, जब इंडक्टर पढ़ेंगे ना तब करेंगे, अभी इंडक्टर हमने कवर नहीं किया है। ये क्वेश्चन देखो, देखो पावर के बारे में हमको समझा रहा है। देखना मेरे भाई, पावर के बारे में समझा रहा है। कह रहा है पहले 4 मिनट पावर कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, पहले 4 मिनट पावर कांस्टेंट है 10 वॉट पे। अगले 3 मिनट 0 है, अगले 3 मिनट 0 यानी 7 मिनट तक, 4 के बाद 3 मिनट। फिर कह रहा है 0 से 16 तक बढ़ रही है अगले 15 मिनट। 15 मिनट माने 22 तक गया होगा। 7 के बाद 15 मिनट तो 22 हुए ना, पावर गई 16 तक, और 16 से 0 आ रही है अगले 8 मिनट में। अगले 8 मिनट में 16 से 0 आ रही है, तो यानी 30 मिनट तक। अब पूछ रहा है भैया एनर्जी बता दो। टाइम ये मिनट में है और ये पावर है। अब आप ये देखिए पावर क्या होती है? dW/dt, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। इसीलिए एनर्जी क्या हो जाती है? इंटीग्रेशन ऑफ पावर, यानी एरिया अंडर पावर इज इक्वल टू एनर्जी। पावर के नीचे का एरिया आपका एनर्जी कहलाता है। अब एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल का एरिया 10 × 4, ट्राइंगल का हाफ इंटू हाइट इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है बेटा? ये 23। ठीक है,
ठीक है, तो 40 और 23 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 160 और 24 184, 224। लेकिन ये क्या आया, वॉट मिनट। अगर जूल में जाना है तो सेकंड में जाना पड़ेगा, तो टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट करें। 1 मिनट 60 सेकंड होता है। अब 224 1200 और 144, तो 1344 जूल 13.44 किलो जूल, ये आएगा 13.44। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। हम्म 13.44 किलो जूल, समझ में आया। ये बताइए, पावर डिलीवर्ड एट 0.8 सेकेंड, पावर डिलीवर्ड एट 0.8 सेकेंड, जल्दी से बोलो। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे बेटा, टाइम मिनट में था, मिनट को सेकंड में लेके आना जरूरी है। चलो फटाफट बताओ। देखो यहां पे करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में। अब वोल्टेज देखिए जरा, 0.8 सेकेंड पे कितना आएगा, 0.64, 1.36, 1.36 माइनस 6.8 वोल्ट। ठीक है, अब पावर कितनी आएगी, करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब हुई ना पावर, $34.68। नेगेटिव अगर एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि पावर विल बी 34.68 वॉट डिलीवर्ड। ठीक है, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है डिलीवर्ड, तो आंसर विल बी बी, क्योंकि उसने तो डिलीवर्ड ही पूछा है ना, उसने एब्जॉर्ब्ड तो पूछा ही नहीं। साइन कन्वेंशन एब्जॉर्ब्ड का दिया, लेकिन पूछा क्या है, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड जब ये हमसे पूछ रहा है तो हमारा एब्जॉर्प्शन नेगेटिव आ रहा है, तो डिलीवरी पॉजिटिव आएगी। ठीक है भाई, आगे आप लोगों का ये असाइनमेंट है, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ ना आपकी दोनों क्लासेस के बाद अपलोड हो जाएगी। अभी आपका दूसरा लेक्चर भी है 2 बजे से, उसके बाद मैं दोनों की पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दूंगा, तब आप लोग डाउनलोड करके असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। अभी जाओ अपना थोड़ा सा रिलैक्स करो और अपना लंच वगैरह पूरा करो, फिर 2 बजे मिलते हैं मशीन के पहले लेक्चर के लिए। ठीक है, आज से मशीन भी स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे मशीन्स के फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है भाई, और जो मैंने आपको बोला बेसिक मैथ्स का कोर्स, उसको मैं प्लान करता हूं आफ्टर 2 वीक्स, आप मान के चलो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी चैनल पे वैसे भी पोस्ट गेट गाइडेंस चलेगा, नए बच्चों का ओरिएंटेशन चलेगा, उसके बाद जब सारी चीजें रिलैक्स हो जाती हैं तब हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट। हर्ष भाई कहां डाउट आ गया, तुम्हारे चक्कर में मैंने वापस स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है क्वेश्चन नंबर 6 में। डाउट ना लेक्चर खत्म होने से पहले लिख दिया करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन ऑफ पावर कह रहे हो, देखो इसने बोला करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट अगर पॉजिटिव में मेरे भाई एंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहां पावर मेरी पॉजिटिव आई तो एब्जॉर्ब ही हो रही होगी, यहां पावर नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब है डिलीवर हो रही होगी। अगर मैं करंट के आधार पे एब्जॉर्प्शन मान रहा हूं और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो डिलीवर्ड होगा,
और करंट के आधार पे एब्जॉर्प्शन माना और पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब्ड ही होगा बस। अगर करंट के आधार पे डिलीवर माना, पॉजिटिव आया तो डिलीवर, नेगेटिव आया तो एब्जॉर्ब, सिंपल है। ठीक है, तो आपको करंट के अनुसार पहले एजम्पशन लेना है, फिर वैल्यू निकालनी है। साइन कन्वेंशन क्या, यही तो साइन कन्वेंशन बताए थे अभी कि भाई करंट अगर पॉजिटिव में घुसा तो एब्जॉर्प्शन है, पॉजिटिव से निकला तो डिलीवरी है। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई करंट जो है आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव में घुस रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन उसने बोल दिया। अब दोनों पार्ट में जो साइन आएगा उससे जज होगा, उसने एब्जॉर्प्शन बोल दिया, पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव आया तो डिलीवरी। अगर करंट लीविंग बोलता तो हम डिलीवर्ड मान के चलते, फिर पॉजिटिव को डिलीवर्ड बोलते और नेगेटिव को एब्जॉर्ब बोलते। ठीक है, समझ गए हर्ष भाई? आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं 2 बजे, मिलते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।